दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों ही धड़ों यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुंदरम रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इसको लेकर जो चुनाव की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प हो गई है। 9 तारीख को सितंबर में चुनाव होगा, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी मौजूद है कि आखिर किन हालातों में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और 1 महीने बाद भी वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। क्यों उनको सरकार की तरफ से इतनी जो बंदिशें लगाई गई हैं, एक तरीके से नज़रबंद कर रखा गया, हाउस अरेस्ट कर रखा है। इस बात की चर्चा अब होने लगी है कि ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ लापता हैं। ये बात राहुल गांधी ने भी अपने भाषणों में की है कि ऐसी क्या बात है, जगदीप धनखड़ 1 महीने से ज़्यादा का 1 महीना पूरा हो चुका है और जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है? क्या चीज़ें हैं जो कि सरकार नहीं चाहती कि सबके सामने आए? ऐसे कौन से राज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सीने में दबा रखे हैं, जिनके बाहर आ जाने से ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने खास व्यक्ति को भी मौका पड़ने पर बख्शती नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। इसी ठगे जाने वाली लिस्ट में ये दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पहले नेता के रूप में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब से वो रिटायर हुए हैं तब से सत्यपाल मलिक के खिलाफ में जिस तरीके से सीबीआई ने जांच शुरू की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दूध पीने के बाद कुल्हड़ फोड़ देती है। यानी इस्तेमाल करने के बाद जिस तरीके से व्यवहार कुल्हड़ के साथ किया जाता है, उसी तरीके का व्यवहार अपने साथ में रहने वाले घटक दल का भी कर सकती है। Justice B. Sudarshan Reddy has been chosen by the opposition parties as their vice presidential candidate. This is not just about a post or an election. It's an ideological battle. And in this battle, the opposition stands united behind Justice Reddy, whose life is a testament to hard work, determination and integrity. Born into a farmer's family in Andhra Pradesh, he rose through sheer merit to higher echelons of the judiciary, serving as Chief Justice of the Guwahati High Court, Judge of the Supreme Court of India and the first Lokayukta of Goa. In every role, he stood with the poor, the powerless and the marginalized. His judgments became a shield for social, economic and political justice. His words upheld the Constitution and the fundamental rights of the people. This is why Justice Reddy is the opposition's candidate, a man whose life and work embody the values upon which independent India has been built. With him as the vice president candidate, the opposition parties reaffirm their united resolve to uphold our constitution, protect our institutions and safeguard our democracy. दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 23 सालों में 5 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। जब से सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद
जो उपराष्ट्रपति के पद पर अपने नेता वरिष्ठ नेता को बैठाया वो थे वेंकैया नायडू साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, एनडीए सरकार ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए 2022 में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी गए। उसके बाद अचानक से 2025 में 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये दिखाते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर काफ़ी चिंतित है और इस वजह से वो अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी जगदीप धनखड़ के बारे में ये कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर है। वो किसी अन्य व्यक्तियों से या राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में क्यों नहीं एक से अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी चर्चा है कि उनको सरकार ने नज़रबंद कर रखा है, हाउस अरेस्ट कर रखा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो अभी भी जो संसद की नई सेंट्रल विस्टा बनी है उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट का बंगले में वो अभी भी रह रहे हैं। यह अपुष्ट समाचार है कि वो वहाँ रह रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जगदीप धनखड़ अपने पूर्व निवास में ही है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया और एनडीए गठबंधन ने साउथ के नेताओं पर इतना फोकस करना क्यों शुरू कर दिया। अब हम पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक ऐसे नेता को खोज निकाला जो कि काफ़ी 40 साल से सक्रिय राजनीति में है, जो कि संघ का भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ भी है। अचानक उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो महत्व है, जो संघ का प्रभाव है, वो साउथ में बहुत कम है। साउथ में संघ का तो कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई भी वर्चस्व या नाम लेवा भी नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से ये भी पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्वीप हो गई है। कर्नाटक में सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार आ गई है। एक तरीके से ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पार्टी की स्थापना के लिए, अपनी पार्टी के वर्चस्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है जिसका पूर्व में ऐसा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण कार्य किया हो, ऐसी किसी को जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी साउथ में ये जताना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है कि हम साउथ के साथ में हैं, हम आपके नेता को, स्थानीय नेता को वो नया उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से उनकी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी आएगी और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इसी प्रकार की एक रणनीति के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुंदरम रेड्डी को अपना इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बनाकर सबके सामने पेश कर दिया है। उसका कारण है अब वहाँ जीत को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त थी, और वहाँ पे सेंध लगने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, अब इस बात पे ये विरोध नहीं कर सकते कि वो अपने यहाँ के आदमी को वोट ना करके तमिलनाडु के एक व्यक्ति को, तमिलनाडु के नेता को सपोर्ट करें। उनके लिए एक धर्म संकट पैदा हो गया है कि वो किस तरीके से इस धर्म संकट से निकला जाए। लोग आशंका जता रहे हैं कि इधर राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के साथ में करीबियाँ होती जा रही हैं। इस बात को लेकर एनडीए में खलबली मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह,
इस बढ़ती करीबियों से काफी नाराज है। India's opposition alliance has announced its candidate for the vice presidential election. The bloc has put its weight behind former Supreme Court Judge B. Sudarshan Reddy. He will be against Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan, who is the candidate of the ruling alliance NDA. Justice Reddy's name was announced at a press conference in New Delhi. Congress President Mallikarjun Kharge said Justice Reddy is one of India's most distinguished and progressive jurists with an eminent legal career. B. Sudarshan Reddy is a career lawyer who later joined judicial services. He started his career as a judge in 1995 and ended it while service as a judge in India's apex court in 2011. He was also appointed as India's first Lokayukta of Goa in 2013. Now, BJP-led National Democratic Alliance, or NDA, has announced Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan as a vice presidential candidate for the upcoming polls. Radhakrishnan will be filing his nomination for vice presidency later today. Now, with over 4 decades of experience in politics and governance, C.P. Radhakrishnan is widely seen as a seasoned leader. Born in the South Indian state of Tamil Nadu, he is a 2-time Lok Sabha MP from Coimbatore and held key parliamentary roles. Now, later in Tamil Nadu, he rose to prominence as a state BJP president, followed by his stint as BJP's All India in charge for Kerala from 2020 to 2022. In 2023, he was appointed as the governor of Jharkhand, and in July 2024, he took charge as the governor of Maharashtra. Well, as things stand, NDA holds majority in both houses of parliament. While the opposition bloc remains far behind with over 300 members, the combined strength of both the houses of 781, that sets the magic number for VP election to 392 votes. With NDA Alliance having support of over 400 candidates that have the backing of ruling party will likely get elected. Opposition might have a chance on vice presidential post only if a massive number of MPs cross-vote against the announced candidates. The vice presidential election will take place on September 9th, with the last date to file nominations on August 21st. Votes will be counted immediately after polling concludes, and the results will be announced on the same day.